देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा से आ रही खबर से, जहां आपको बता दें कि सेक्टर 24 ईएसआईसी अस्पताल में आग लगी है। आग लगने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में फिलहाल जुटी हुई है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब ये तस्वीर भी सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग यहां पर लग गई और आग लगने के बाद हड़कंप जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि सेक्टर 24 ईएसआईसी अस्पताल में ये आग लगी है। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप जैसी स्थिति हो गई। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी, और आग बुझाने का लगातार प्रयास किया गया। अफरा तफरी का माहौल उस समय देखने को मिला जब अस्पताल में आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी है ये जांच का विषय है, इसकी जांच की जाएगी। पर आग पर काबू पाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं। सेक्टर 24 ईएसआईसी अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सजग है। यूपी में 17 महानगरों में इसी के मद्देनजर सेफ सिटी परियोजना चलाई जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा की अगुवाई में तेजी से इस पर काम चल रहा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ करेंगे। आइए सेफ सिटी परियोजना और गाजियाबाद में इसको लेकर हो रहे कार्यों को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रविवार को गाजियाबाद में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन के माध्यम से पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में तेजी से सेफ सिटी परियोजना पर काम चल रहा है। दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के 8 महानगरों, जिसमें यूपी का लखनऊ महानगर भी शामिल है, में सेफ सिटी परियोजना कार्यान्वित की गई है। सेफ सिटी परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। सेफ सिटी परियोजना के तहत ही यूपी के 17 महानगरों में कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गाजियाबाद महानगरीय क्षेत्र भी शामिल है। जाहिर है गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में तेजी से काम चल रहा है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत आइए जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सेफ सिटी परियोजना में क्या क्या हैं सुविधाएं? पिंक पुलिस स्थापित कर उस पर महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला स्वयं सेवियों की तैनाती करना। पिंक मोबाइल, स्कूटी, पिंक टॉयलेट, बेबी फीडिंग सेंटर, डार्क स्पॉट का चयन कर स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था करना। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में पैनिक बटन लगवाना। महिला विद्यालयों में सीसीटीवी लगवाना। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को सहायता सुरक्षा प्रदान करना। सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए गए कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना है। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग बच्चों को कानूनी शिक्षा उपलब्ध कराना। बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। बुजुर्गों को यूपी 112 सवेरा प्रोजेक्ट से जोड़ना। आशा ज्योति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करना। 1090 वुमन पावर लाइन के बारे में जागरूकता फैलाना। इसी संबंध में गाजियाबाद में पिछले साल पुलिस पिंक बूथ पेट्रोलिंग के 89 जगह चिन्हित किए गए। वहीं 23 पिंक टॉयलेट बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। आपको बता दें, गाजियाबाद में गाजियाबाद पुलिस द्वारा 30 अगस्त 2023 तक 5684 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो लक्ष्य से 12 गुना अधिक हैं। वहीं पिंक पुलिस बूथ स्थापित करने की दिशा में पहले चरण में गाजियाबाद के 20 थानों के अंतर्गत 20 अलग स्थानों पर पिंक पुलिस बूथ बनना है। यहाँ 20 पिंक मोबाइल महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित होगी।
इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रविवार को करेंगे। जाहिर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी सरकार का पूरा फोकस है, जिसकी हकीकत धरातल पर भी देखने को मिल रही है, जिसमें गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की बड़ी भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। घोसी उपचुनाव की तैयारियों में जनता का रुख किस और है, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया ने ओपी राजभर से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। कुछ बात करने मौजूद है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, बहुत लंबा इंतजार, अब उसके बाद आज वो घड़ी आ गई है जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राजभर और बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ एक साथ मंच साझा करेंगे। देखिए, चुनावी जनसभा है और चुनाव तो हम लोग उसी दिन जीत गए जिस दिन दारा चौहान जी ने नामांकन किया। उसी दिन क्लियर हो गया कि यहाँ चुनाव रह नहीं गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया पीडीए का, तो पीडीए तो एनडीए में विलय हो गया, बचा का उनके पास, तो लड़ाई कोई रह नहीं गई। एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया, इसी में खेल खत्म हो गया। अब वो खाली चिल्ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी 100% झूठ बोल रहे हैं। आए थे, मैंने भी सोशल मीडिया पे सुना भाषण, कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो देखा है, अब तक पढ़ा है, 6 साल के कार्यकाल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया। जो कांग्रेस और सपा के रीजिंग में बड़े पैमाने पर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान उसका शिकार होता था, उस पे पूर्ण विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कहती है, उनके एक नेता हैं ललई यादव, जानते होंगे, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने गॉडफादर को भूल गए राजभर जी। कांग्रेस ने राजभर को पहले सम्मान लिया था, फिर बहन जी ने राजभर को मंत्री बनाया, बीजेपी कहाँ से उनको लेके आ गई? मंत्री बनाया तो दिया क्या है आपने? वो तो झुनझुना थमा दिया था आपने, उसकी औकात नहीं थी। हम पूछ लीजिएगा, मिल जाए संजोग से, भाई कल तक टाइम है, कि आपकी सरकार में आप मंत्री थे तो कै गो सिपाही राजभर को बनाया, यही बता दो। कै गो दरोगा बनाए, खाली दुइया चीज बता दे और छोड़ दीजिए। क्योंकि उन्होंने, अखिलेश यादव ने ये भी बोला था कि यहाँ मंत्री सिर्फ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, अपने सहयोगी दल को लेकर टहल रहे हैं, पर एक वोट के लिए नहीं है। और ये भी बोला गया कि जो 50,000 की जीत का दावा कर रहे हैं, 50,000 से ना हार हो तो बताइएगा। शर्त लगाने को तैयार है ललई यादव? ललई यादव जो कह रहे हैं, ललई यादव तो खुद है जो है, रहते हैं सपा में और मदद करते हैं वहाँ किसका, धनंजय सिंह का। उनकी पार्टी में नहीं थे, उनकी मदद करते हैं, इसी वजह से चुनाव वो हारे हैं। पूछ लीजिएगा कि आपके चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है। आप रहोगे सपा में और मदद करोगे दूसरे का। और ललई जी को हम क्या कहें, उनको हम क्या कहें, खाली उनसे पूछ दीजिएगा। ये तो दुइया सवाल, सिपाही या दरोगा कै को बनाए हो, जरा इसी की सूची जारी कर दो। तो राजभर जी बताए थे कि अब तो ज्योतिष भी बताने लगे कि आपका जीत मार्जिन बढ़ गया है, तीसरा दिन है और राजभर से रोज मुलाकात भी कर रहे हैं। और बताया गया था पहले दिन मार्जिन 50,000 था, दूसरे दिन 62,000 और आज 75,000 पहुंचा। घोसी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी सरकार के मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। घोसी की रण की जो लड़ाई है वो अभी अपने अंतिम पायदान की तरफ पहुंच चुकी है। मात्र 48 घंटे का कम समय बचा है जब जो प्रचार की है वो प्रक्रिया थम जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय लक्ष्मी जी, हैं मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। मैम, आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तमाम पिछड़ी बातों को लेके आज घेरते हुए नजर आए सभा को, कैसे देखती हैं? मुझे लग रहा है कि आज कुछ छोड़ा नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी अपनी योजनाओं के माध्यम से भी किसी भी जाति को नहीं छोड़ा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार हर जातियों को लेकर उठा रही। आप मंत्रिमंडल में देख लीजिए, हर जाति के व्यक्ति मंत्री हैं और सारी योजनाओं के माध्यम से भी आज हमारे सभी जितने संत गुरु महागुरु थे, सभी जातियों के धर्म गुरु थे, सबका उचित स्थान मिल रहा है। समाजवादी पार्टी तो जगह जगह अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ना, खंडित करना, और बहन जी खुद जिन जनपदों को बनाया था उन जनपदों का नाम हटाना, मेडिकल कॉलेज बनाया था उसका नाम बदलना सिर्फ, और ये सबकी मूर्ति तोड़वाना। मैं आऊंगा सरकार में तो अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़वाऊंगा, पार्क तोड़वाऊंगा, शादी का वो मैरिज हॉल बनवाऊंगा, ऐसा बयान देना। आज वो दलित और पिछड़ों की बात करती है तो बड़ी शर्म आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों की पार्टी, उनके समय में हत्या बलात्कार चरम सीमा पे था और उनके मुखिया
जब उनके मुखिया ही ये कहते थे कि गलती लड़कों से हो जाती है, बलात्कार जैसी घटना पर ऐसी शर्मिंदा होते हैं हम लोग कि इस देश के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे वो बोलते हैं। और गेस्ट हाउस कांड दलितों के साथ, जो दलितों की सुप्रीमो थी उनके साथ गेस्ट हाउस कांड, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह सहयोग करके मुख्यमंत्री तक बनाया और हर समय आज दलितों के साथ है। सारी आप योजनाएं देख लीजिए दलितों के लिए है। मैम क्योंकि आज देखा गया मंच से खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला कि सुबह का बोला अगर शाम को घर आता है तो क्योंकि दल बदल को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी कटाक्ष कर रही थी दारा सिंह चौहान को लेकर कि दल बदल का काम कर रहे हैं, दल बदल रहे हैं। अरे तो वो भी तो किए थे ना, यहीं से तो दारा सिंह चौहान को लेके गए थे, तो हमने वापस अपनी पार्टी में बुला लिया। और बाहरी की बात करते हैं तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं मुलायम सिंह यादव, तो बाहरी नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं आजमगढ़ से, तो बाहरी नहीं है। और ये हमारे बगल का बेटा जो है चुनाव लड़ता है दारा सिंह चौहान, तो वो बाहरी है। उनके पास कुछ है ही नहीं, कहने को हताश और निराश है, कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ जीत जो है दारा सिंह चौहान की हो रही है, कमल के फूल की हो रही है, डबल इंजन की सरकार की हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विजयलक्ष्मी जी मंत्री थी योगी सरकार में, जो कह रही थी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हमने काम किया है। और दारा सिंह चौहान के जो बाहरी व्यक्तित्व आता है वो गलत फहमी है क्योंकि वो घर के लड़के हैं। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। घोसी उपचुनाव की तैयारियों में जनता का रुख किस और है, इसे लेकर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से खास बातचीत की गई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोसी का रण अब अंतिम पायदान की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भरपूर जनसभा को संबोधित किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के दयाशंकर मिश्र दयालु जी। अब खुद बात की मुख्यमंत्री जी ने और बताया कि स्वाभिमान की बात नहीं, स्वाभिमान में रखे और सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। निश्चित जो उन्होंने कहा वो 100% सही है। और आज की उनकी सभा के बाद जो रिजल्ट है हमारा वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। मऊ की जनता ने जिताने का मन तो पहले से घोसी की बना लिया था, लेकिन आज परिणामों में जो बहुत ऐतिहासिक अंतर आज के बाद मोदी योगी जी की सभा के बाद एक ऐतिहासिक फर्क आपको देखने को मिलेगा। आज जो लोग सबको उन्होंने रिचार्ज कर दिया, पूरी जनता का उत्साह आपने देखा कि किस कदर उनके एक एक बात पे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर किया है। तो मुझको लगता है कि आज के बाद चुनाव का पूरा समीकरण यहाँ का बदल जाएगा। आप पहले बताया था कि जीत का अंतर 50,000 बताया था। कल हमने समाजवादी पार्टी की कई नेताओं से यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि उनका जो अंतर है वो अंतर विहीन हो जाएगा, 50,000 से अधिक मतों से सुधाकर सिंह जीतेंगे। आज की रैली के बाद भी ये समीकरण आप बता सकते हैं क्या? देखिए वो क्या कहते हैं मुझको इससे वास्ता नहीं है। हमको वास्ता सिर्फ ये है कि हमारी जीत कितनी बड़ी होगी, कैसी इतिहास। देखिए 14 से लेके आज तक के चुनाव के परिणामों पर नजर डालिएगा तो वो लोग धीरे धीरे एक छोटे से दायरे में सिमट चुके हैं। अब उन लोगों की बातों को संज्ञान लेना, वो लोग कहते क्या है, उनके नेताओं की बातों को सुनिएगा तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि क्या क्या बयान पार्टी उनके नेताओं के बयान से किनारा कर ले रही है। तो उन लोगों की स्थिति का बयान करना मुश्किल है। हम इतना जानते हैं कि दारा सिंह चौहान जी एक ऐतिहासिक विजय दर्ज करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे दयाशंकर मिश्र दयालु जी, कहते कि यहाँ की ऐतिहासिक जीत है और आज के बाद समीकरण बदल गए हैं। समीकरण अब दारा सिंह चौहान के पक्ष में है और अब की बार फिर से घोसी की जो विधानसभा है वो दारा सिंह चौहान को विजयी बनाकर विधानसभा भेजेगी। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। घोसी विधानसभा के उपचुनाव को रणधुरी मानते हुए सभी पूर्वांचल से 2024 का समीकरण साधने में लगे हुए हैं। घोसी विधानसभा का उपचुनाव दिन प्रतिदिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इसे लेकर सपा नेता ललई यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोसी उपचुनाव इस समय प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं एक केंद्र बना हुआ है, चाहे वो INDA इंडिया की बात करें या फिर NDA की बात करेंगे। लगातार कहीं ना कहीं ये घोसी उपचुनाव, हालांकि ये प्रदेश में न सरकार बनाएगा न गिराएगा, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हमारे साथ बात करने कुछ मौजूद है ललई यादव जी। सर, चुनाव में आप लोग प्रचार में निकले हुए हैं, सत्ता की पूरी फौज है यहाँ पे, आप देखेंगे सारे मंत्री डिप्टी CM दोनों यहाँ पे यहाँ पे, आपके भी अखिलेश यादव यहाँ पे आके जा चुके हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ना सरकार बन रही इससे न गिर रही है, तभी पूर्वांचल का घोसी चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए चुनाव तो हर महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो बाइक्सन हो, चाहे आम चुनाव हो, और चाहे पंचायतों का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। लेकिन घोसी का चुनाव थोपा गया चुनाव है, ये थोपा गया चुनाव है। एक व्यक्ति जो कई दलों की परिक्रमा करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए मंत्रिमंडल से, जिस मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे हों, मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके एक दूसरे दल से अनुरोध करके कि मुझसे भविष्य में जो भी गलतियां हुई होंगी अब ये गलतियां नहीं होंगी, अब मैं आपके साथ काम करूंगा,
और उनकी बातों में आकर के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने टिकट देने का काम किया। घोसी उपचुनाव इस समय प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं एक केंद्र बना हुआ है। गाजियाबाद के मोदी नगर में केंद्र सरकार द्वारा 1800 बीघा भूमि को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। इस मामले के बाद इस प्रकरण से प्रभावित लोग लगभग 24 दिनों से मोदी नगर तहसील पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिन्हें समर्थन देने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और समाजसेवी संगठन धरना कर रहे समर्थक उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज समाधान दिवस के मौके पर महिलाओं ने अनोखे अंदाज में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शत्रु संपत्ति मामले का निस्तारण न होने पर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने उप जिला अधिकारी संतोष कुमार राय के ऑफिस के सामने चूल्हा जलाकर खाना बनाया। वहां पर उपस्थित महिलाओं का ये कहना है कि यदि जल्द यह मामला सरकार द्वारा नहीं सुलझाया गया तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीएम मनीष कुमार वर्मा जेवर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करने के उपरांत जेवर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जेवर एयरपोर्ट को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जेवर एयरपोर्ट से बल्लभगढ़ तक बनाई जा रही सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का बहुत ही गहनता के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, एसीपी पुलिस रुद्र कुमार सिंह, एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर, परियोजना निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोंडा में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का विपक्ष के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान। सांसद ने कहा, विपक्ष बिना दूल्हे की बारात जैसा है, अभी तक वह अपना नेता और संयोजक नहीं चुन पाया। जिस दिन विपक्ष अपना संयोजक चुन लेगा तो पूरे तरीके से गठबंधन टूट जाएगा। वहीं ओवैसी के यानी कि मोदी देश के चौकीदार बन रहे हैं लेकिन चीन आंखें तरेर खड़ा है वाले बयान पर सांसद ने पलटवार किया है और कहा है कि अगर चीन के सैनिक सीमा पर खड़े हैं तो भारतीय सैनिक भी सीमा पर खड़े हैं। पहले जैसा भारत नहीं है, बहुत बदलाव हुआ है। भारत के पास किसी भी संसाधन और मनोबल की कमी नहीं है। इसके साथ ही वही वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि इस क्रम के टूटने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर काम हुआ था, उनकी सरकार में कई बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। तो कोर्ट जो है, कोर्ट में किसी का नाम नहीं है, इसलिए किसी खिलाड़ी का नाम लेना जो है ये कोर्ट के मर्यादा के विपरीत है। दूसरा, ये चूँकि सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में क्या कहा किसने कहा वो सब संज्ञान में है, इसलिए मेरा बोलना इस पर उचित नहीं है। देखिए, राहुल गांधी लगातार कई वर्ष से, आप मान करके चलिए कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से उनका काम ही एक है आरोप लगाना और बात। वहीं हरदोई जनपद में सरकार की सरकारी योजनाओं में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं अमृत सरोवर योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार की पोल तब खुली जब डीएम मंगला प्रसाद सिंह पूरे सरकारी अमले के साथ सुरसा ब्लॉक पर निरीक्षण के लिए निकले। मिर्चल में अमृत सरोवर योजना में बनाए गए तालाबों में खामियां मिली, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही तालाबों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनना है। इसकी दिशा में जनपद में 825 जगहों का चयन हो चुका है और उसमें से 257 अमृत सरोवर हमने पूरा कर लिया है। 240 पे काम चल रहा है और जो अवशेष है बरसात के बाद उसमें भी काम चलाया जाएगा। कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने अधूरे पड़े हैं, इसमें कुछ? 257 अमृत सरोवरों पे काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। 240 पे काम चल रहा है जो
बरसात के बाद उनको हम पूरी करने की स्थिति में आ जाएंगे। उसमें जैसे अमृत जो ये सरोवर बन रहे हैं उसमें कहीं जानवर ना जाए, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? जो जानवर क्या जाने का या क्या अमृत सरोवरों में गंदा पानी के रोकने का है, गंदा पानी उसमें ना जाए। और 1 एकड़ के एरिए का अमृत सरोवर बनाया जा रहा है जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी को कम से कम जो है, साथ में उस पर पाथवे निर्माण और प्लांटेशन का काम ये सब कराया जा रहा है। हरदोई में अमृत योजना किस तरीके से दम तोड़ रही है हम आपको बताएंगे। हरदोई जनपद में चीफ सेक्रेटरी का दौरा लगने वाला था, जिसको लेकर सरकारी प्रशासनिक अमला हर गांव पहुंचा और अमृत योजना के तालाबों को खंगालने लगा। खासकर जब डीएम मौजूद थे, डीएम के सामने जब तालाब आधे अधूरे पड़े मिले तो सख्ते में आया प्रशासन। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। साफ तौर पर बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से गोलमाल हुआ है अमृत योजना में, साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि अमृत योजना में सरकार ने सरोवरों के नाम से अमृत योजना तालाब बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इनमें गोलमाल हुआ और तालाब आधे अधूरे पड़े हुए हैं। ना तो सीढ़ियाँ बनाई गई और ना ही तालाबों में कोई सुचारू रूप से कार्य हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी इन तालाबों में कार्य कैसा होता है, या फिर चीफ सेक्रेटरी आते हैं उनमें दौरे का क्या प्रभाव होता है, यह साफ तौर पर देखना होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हरदोई से आशीष सिंह। संभल से खबर है, पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी पर आरोप, स्थानांतरण होने के बावजूद अपने खास को ज्वाइनिंग कराने खुद पहुंचे पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी। सरकारी गाड़ी से ऑन ड्यूटी पहुंचे संभल प्रशासनिक अधिकारियों में बना हुआ है ये चर्चा का विषय। बुलंदशहर में यूपी के कारगर और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास से जुड़ी यूपी के सभी जेल में बंद बंदियों को सिलाई, कंप्यूटर, कढ़ाई समेत तमाम दस्तकारियों में आत्मनिर्भर किया जा रहा है। जेलों को कौशल विकास से जोड़ने का मकसद बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी के जेलों में इस बार 80,973 बहनों ने भाई की कलाई पर राखियां बांधी। बता दें कि कौशल किशोर मिशन के तहत जेल में सिलाई और कंप्यूटर सेंटरों का शुभारंभ करने कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे थे। संत कबीर नगर से खबर है, जहां छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 3 छात्र बेहोश हो गए। आनन फानन में बेहोश छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार होने पर पुनः छात्र धरने पर लौट आए। कोतवाली क्षेत्र के HRPG कॉलेज पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संत कबीर नगर की, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मुरादाबाद से खबर है, नवजात की मौत के बाद निजी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बच्चे की मौत के बाद भी गुमराह करता रहा स्टाफ। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर। इसके साथ ही लाजपत नगर के रॉयल हॉस्पिटल की ये पूरी घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।